तो इससे पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण की। तो याद रखना, जब भी प्राइमरी एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की। तो सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें पता है बनने वाला जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, आपके कीटोन। ठीक है। और यदि आपने कीटोन का भी यदि फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया है तो जितने कार्बन का हमारे पास कीटोन था, यानी यहाँ पे कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो एक कम कार्बन वाला हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, क्या होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल का निर्जल क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के द्वारा पृथक पृथक ऑक्सीकरण किया जाता है। तो जो ये CrO3 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के अंदर, और सेकेंडरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, ये कीटोन के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में आप किस प्रकार अंतर करोगे। तो उसमें हमें ये टेस्ट याद रखना है जिसका नाम है ल्यूकस परीक्षण। जो ल्यूकस रिएजेंट जो होता है वो शुष्क ZnCl2 और सांद्र HCl का कॉम्बिनेशन होता है। माना कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है और हमें ये नहीं पता कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा एल्कोहल है। तो यदि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर दिया गया एल्कोहल यदि टर्सरी है, यानी तृतीयक एल्कोहल यदि हमें दिया गया है, तो जैसे ही आप ल्यूकस अभिकर्मक की रिएक्शन उसके साथ कराओगे तो तुरंत हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म जो होता है वो होता है SN1, और जिसमें हमें पता है जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर जो होता है वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। तो जैसे उसके अंदर टर्सरी एल्कोहल हमने लिया और ल्यूकस अभिकर्मक इसमें डाला तो जो अवशेष बनेगा वो हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अब यदि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें सेकेंडरी एल्कोहल यदि दे रखी है तो अवशेष बनेगा तो सही, लेकिन उसको बनने में कितना टाइम लग जाएगा, 5 से 10 मिनट। ठीक है। और लास्ट में यदि हमें प्राथमिक एल्कोहल देकर वो यदि ल्यूकस अभिकर्मक के साथ उसकी रिएक्शन करवा रहा है तो हमें किसी प्रकार का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है। इसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और ये सवाल पूछा भी गया है। अब बात करते हैं फिनॉल की। तो फिनॉल को सबसे पहले इसके बनाने के मेथड्स। तो पहला मेथड इसमें दे रखा है डाईएजोनियम लवण के जल अपघटन के द्वारा। तो ये हमारे पास में डाईएजोनियम लवण है। तो जब भी आप इसका जल अपघटन करोगे तो आप सिंपली इतना याद रखना, यहाँ पर Cl है, H और ये OH। तो जब इसको गर्म करोगे तो यहाँ से ये N2 गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा, HCl के साथ में HCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और सीधा यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, आपके OH। ठीक है। सेकंड मेथड है क्यूमिन से। तो ये हमारे पास में क्यूमिन हमको दे रखा है। ठीक है। अब क्यूमिन की रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ये जो O2 जो है वो इस कार्बन और H के बीच में इंसर्ट कर जाएगा, एक तरीके से पेरोक्साइड वाला बॉन्ड बनेगा। और जब इसकी रिएक्शन हम जल के साथ करवा देंगे तो यहाँ से सिंपली हमें CH3CO CH3 अलग करना है और OH सीधा यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा, आपके फिनॉल। और ये सवाल जो है वो 2018 के अंदर पूछा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अम्लीय प्रकृति की, जिसमें हमें एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय जो प्रकृति है उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी पदार्थ या उसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो इस पर डिपेंड करेगी कि वो अपना H+ आयन कितना ईजिली डोनेट कर रहा है, यानी कितनी आसानी से अपना H+ आयन त्याग रहा है। जितना ईजिली वो अपना H+ आयन त्याग देगा उसकी जो अम्लता है उतनी ही बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कोहल की। तो एल्कोहल जब H+ आयन त्यागता है, डोनेट करता है,
तो RO नेगेटिव, यानी इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, इसी प्रकार जब फिनोल अपना H+ डोनेट करता है तो बनने वाला जो आयन है वो कहलाता है आपके फिनॉक्साइड आयन। इसी प्रकार जब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ आयन त्यागता है तो बनने वाला जो आयन होगा वो कहलाएगा आपके कार्बोक्सिलेट आयन। अब बनने वाले आयन की हमें केवल स्टेबिलिटी देखनी है, यानी उसका स्थायित्व देखना है। जो ज़्यादा स्थायी होगा उसकी अम्लता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एल्कोक्साइड आयन में O पे नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर R ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि इसकी नेगेटिव चार्ज में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, जिससे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी कम। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि इसमें किसी प्रकार का अनुनाद भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं फिनोल की। तो फिनोल में O पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उसके पास में एक रास्ता ये है कि ये रेजोनेंस के द्वारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ घूमने फिरने जा सकता है, बेंजीन वलय के अंदर। ठीक है, तो एल्कोहल की तुलना में जो फिनोल है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा आपके अम्लीय। क्यों? कि जो फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, एल्कोक्साइड आयन की तुलना में। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी रेजोनेंस है, लेकिन इसमें और फिनॉक्साइड आयन में अंतर क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर है वो रेजोनेंस के द्वारा दूसरे ऑक्सीजन पे जा रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कहाँ जा रहा था, कार्बन पे। और आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है उसमें ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता जो होती है वो कार्बन की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा। तो ज़्यादा स्टेबल आयन दोनों में कौन सा होगा आपके, कार्बोक्सिलेट आयन। चूँकि यदि आयन ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना।